आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि भारत का संविधान एक बहुत बड़ी, एक शानदार इमारत है। ठीक है, अब संसद यानी हमारी पार्लियामेंट इस इमारत में समय समय पर कह सकते हैं कि रेनोवेशन का काम कर सकती है। कोई नई खिड़की लगा दी, दीवारों पर नया पेंट कर दिया, या फिर एक नया कमरा ही बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रेनोवेशन करते करते वो इस इमारत की नींव को ही हिला सकती है? क्या वो उन मेन पिलर्स को ही हटा सकती है जिन पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम साफ और सीधा है, बिल्कुल नहीं। और बस इसी नहीं में छुपा है पूरा का पूरा बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो आज हम समझेंगे कि ये अटूट नींव आखिर है क्या, इसके स्तंभ कौन कौन से हैं, इसका रखवाला कौन है, और ये कैसे एक जीता जागता सिद्धांत है। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक आइडिया को ही पकड़ते हैं। देखिए, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका आइडिया बहुत सीधा है। मतलब ये कि हाँ, संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। वो संविधान की जो आत्मा है, जो उसका सार है, उसे नहीं बदल सकती। तो एक तरह से यह सुप्रीम कोर्ट का संसद की अनलिमिटेड पावर पर एक ब्रेक लगाने जैसा है। और यहीं पे ना भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही दिलचस्प टेंशन देखने को मिलता है। एक तरफ है आर्टिकल 368, जो कहता है कि संसद के पास संविधान बदलने की पूरी पावर है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का गार्डियन है। उसका काम ये देखना है कि बदलाव के नाम पर कहीं संविधान की नींव ही ना हिला दी जाए। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसकी कोई फिक्स्ड फाइनल लिस्ट नहीं दी है कि भाई ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। नहीं, ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ विकसित होता है। और सच पूछिए तो यही चीज इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बुनियादी ढांचे में आता क्या क्या है। चलिए अब एक एक करके उन पिलर्स को देखते हैं जिन्हें कोर्ट ने वक्त वक्त पर इसका हिस्सा माना है। सबसे पहले तो वो चीजें आती हैं जो हमारे देश की पहचान है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे ऊपर है, कोई भी नहीं। फिर भारत का सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन होना, इसका सेक्युलर कैरेक्टर और देश की एकता और अखंडता। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज भी है, वो है एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना। कोर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी गोल नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसे बदला नहीं जा सकता। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसका काम तो बस देश की रक्षा करना है, नागरिकों की भलाई करना नहीं। अच्छा, अब आते हैं उन पिलर्स पर जो हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाते हैं। इसमें सबसे जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब सरकार के तीनों हिस्से, कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले और न्याय करने वाले, सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करें, कोई किसी के काम में दखल ना दे। इसके साथ ही फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम और हाँ, सबसे जरूरी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट हैं। पर इन सब के सेंटर में कौन है? एक आम नागरिक। तो ये ढांचा एक आम इंसान को कैसे बचाता है? ये सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति की आज़ादी और सम्मान यानी उसकी डिग्निटी संविधान की नींव है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच एक बैलेंस बना रहना चाहिए। समानता का सिद्धांत और हर किसी के लिए न्याय तक आसान पहुंच, ये सब भी ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, ये सारे पिलर्स तो समझ आ गए, पर इनकी रक्षा कौन करेगा? यहीं पर एंट्री होती है जुडिशरी की, यानी हमारी न्यायपालिका की, जो इस पूरे स्ट्रक्चर की गार्डियन है। देखिए, इस ढांचे के अंदर ही इसकी सुरक्षा का भी सिस्टम है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज, और जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू वो पावर है जिससे कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए किसी भी ऐसे कानून को खारिज कर सकती है जो संविधान के खिलाफ हो। और जाहिर सी बात है, ये सब तभी हो सकता है जब जुडिशरी आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है, पार्लियामेंट की संविधान बदलने की पावर लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं। अब इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका के पास कुछ बहुत पावरफुल टूल्स हैं, या हथियार कह लीजिए। संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 32, 136 और 226। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को इतनी पावर देते हैं कि वो सीधे सीधे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर सकें और संविधान को सबसे ऊपर रख सकें। सच कहें तो इन आर्टिकल्स के बिना ये सारे सिद्धांत बस कागज पर ही रह जाते। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
ये एक लिविंग कॉन्सेप्ट है, एक जीता जागता विचार। जैसा कि हमने पहले भी बात की, कोर्ट ने जानबूझकर इसकी कोई फाइनल लिस्ट नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि ये न्यायपालिका को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि भविष्य में अगर संविधान के मूल सिद्धांतों पर कोई नया ऐसा खतरा आए जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते, तो उससे निपटा जा सके। और ये हमारे लोकतंत्र के मैच्योर होने की निशानी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये लिस्ट बदल सकती है, विकसित हो सकती है, तो क्या भविष्य में कुछ नए सिद्धांत भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? सोचकर देखिए, क्या कभी राइट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या राइट टू प्राइवेसी को इतना फंडामेंटल माना जाएगा कि वो भी संविधान की इस अटूट नींव का हिस्सा बन जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। कभी सोचा है कि क्या किसी देश के संविधान को पूरी तरह से बदला जा सकता है? क्या जो लोग सत्ता में हैं वो संविधान की आत्मा को ही मिटा सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, भारत के लोकतंत्र के लिए उतना ही जरूरी है। और इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली हथियार, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत। ये एक ऐसी सोच है जिसने भारत की राजनीति और कानून की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस कमाल की कानूनी जंग की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक जबरदस्त रस्साकशी की, एक खींचतान की। एक तरफ है संसद जो कहती है, अरे भाई, जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो हमारे पास संविधान में कुछ भी बदलने की अनलिमिटेड पावर है। और दूसरी तरफ खड़ा है सुप्रीम कोर्ट, जिसका जवाब है, आप संविधान के रखवाले हो सकते हैं, मालिक नहीं। आप इसकी आत्मा को तबाह नहीं कर सकते। और इस पूरी खींचतान की कहानी शुरू होती है 1973 में, एक ऐसा ऐतिहासिक केस जिसका नाम भारत के हर लॉ स्टूडेंट की जुबान पर होता है, केशवानंद भारती केस। यहीं से मूल ढांचे के सिद्धांत का जन्म हुआ था। इस कहानी को समझने के लिए ना हमें 70 के दशक के उस माहौल में चलना होगा। जैसा कि इस टाइमलाइन पे दिख रहा है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव बहुत ज्यादा था। सरकार एक के बाद एक बड़े बदलाव कर रही थी और अदालत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें रोक रही थी। सवाल बस एक ही था, संसद की शक्ति की आखिरी हद क्या है? और इसका जवाब मिला 1973 में। तो इस सवाल के जवाब में 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया। अदालत ने एक बड़ी सीधी सी बात कही, आप घर के मालिक जरूर हैं, लेकिन आप उस घर की नींव नहीं तोड़ सकते। बस ये मूल ढांचा संविधान की वही नींव है। तो ये नींव है क्या चीज आखिर? देखिए, अदालत ने कोई पक्की लिस्ट तो नहीं दी, लेकिन कुछ ऐसे मजबूत पिलर जरूर गिना दिए जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राज्यों और केंद्र के बीच का संतुलन यानी संघवाद। एक तरह से अदालत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। अब देखिए, केशवानंद भारती केस ने एक कमाल का सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन असली सवाल तो ये था कि क्या ये टिक पाएगा या सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। इसकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली थी। हुआ ये कि सिर्फ 2 साल बाद 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। अब इस फैसले को पलटने के लिए संसद ने तुरंत संविधान में बदलाव कर दिया और ये कह दिया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को तो किसी भी अदालत में चुनौती दी ही नहीं जा सकती। ये तो सीधा सीधा न्यायपालिका की ताकत पर हमला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया नवेला हथियार निकाला, मूल ढांचे का सिद्धांत। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव तो लोकतंत्र की आत्मा है और न्यायिक समीक्षा यानी अदालत की किसी भी कानून को परखने की शक्ति भी मूल ढांचे का हिस्सा है। और इसी आधार पर संसद के उस बदलाव को रद्द कर दिया गया। लेकिन ये खींचतान अभी खत्म नहीं हुई थी। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सरकार ने एक और कोशिश की। एक संशोधन के जरिए संसद को संविधान में बदलाव की असीमित शक्ति देने की कोशिश की। इस बार सुप्रीम कोर्ट का तर्क बड़ा दिलचस्प था। अदालत ने कहा, सुनिए, संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है और ये बात कि आपकी शक्ति सीमित है, ये खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके उसे असीमित कैसे बना सकते हैं? तो 70 और 80 के दशक में इस सिद्धांत ने लोकतंत्र की रक्षा की, लेकिन 90 के दशक में यह सुरक्षा कवच और भी बड़ा और मजबूत होने वाला था। 90 का दशक भारत में गठबंधन सरकारों का दौर था। काफी राजनीतिक उठापटक थी और इसी दौर में एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 और मजबूत पिलर्स इस नींव में जोड़ दिए, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब साफ था,
अब केंद्र सरकारें राज्यों पर अपनी मनमानी नहीं थोप सकती और भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चलिए अब इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, रहस्यमयी हिस्से पर चलते हैं। 9वीं अनुसूची। ये संविधान का एक ऐसा कोना था जिसे कानूनी ब्लैक होल तक कहा जाता था। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई भी कानून डाल दो और वो अदालत की नजरों से बच जाता था। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, एक तिजोरी बनाई गई थी ताकि इसमें जमींदारी सुधार जैसे जरूरी कानूनों को अदालत से बचाया जा सके, लेकिन धीरे धीरे सरकारें इसमें हर तरह के कानून डालने लगीं, ये सोचकर कि अब ये हमेशा के लिए सेफ हो गए हैं। लेकिन 2007 के IR कोएल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुकिए, इस तिजोरी की चाबी तो अब हमारे पास है। और अदालत ने एक तारीख तय कर दी, 24 अप्रैल 1973। ये वही दिन था जिस दिन केशवानंद भारती का ऐतिहासिक फैसला आया था। अदालत ने साफ कर दिया कि इस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून अगर वो मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो अदालत उसकी जांच कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। मतलब अब संविधान में कोई ऐसी अंधेरी गली नहीं है जहां संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला कोई कानून छिप सके। तो इस पूरी कानूनी यात्रा का मतलब क्या निकलता है? ये मूल ढांचा आखिर है क्या, और यह हमें किस बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है? अगर हम इस सिद्धांत की आत्मा में झांकें तो हमें यही मजबूत स्तंभ दिखाई देते हैं। लोकतंत्र, कानून का राज, धर्मनिरपेक्षता और शक्तियों का संतुलन। ये वो अटूट नींव है जिसे कोई भी बहुमत हिला नहीं सकता। तो आसान भाषा में कहें तो ये मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ एक सेफ्टी नेट है। ये पक्का करता है कि संसद संविधान में सुधार तो कर सकती है, लेकिन उसे बर्बाद नहीं कर सकती। ये शक्ति और सीमा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। ये सिद्धांत लोकतंत्र को बहुमत की तानाशाही से तो बचाता है, पर एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। एक लोकतंत्र में आखिरी फैसला करने का हक असल में किसके पास होना चाहिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जो संसद में बैठते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के पास जिन्हें किसी ने चुना नहीं है? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच की ये जो खींचतान है, ये आज भी इस पूरी बहस के केंद्र में है और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।